बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 जिसका कोर्स कोड है MTH 321 में अपनी स्टडीज़ को शुरू करेंगे। मैं आपका ट्यूटर डॉक्टर मोइजुद्दीन ख़ान आपको इस कोर्स में लेकर चलूँगा और कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को हम अंडरस्टैंड करें, कंफर्टेबली स्टडी कर सकें। मैं आपका ट्यूटर डॉक्टर मोइजुद्दीन इज़ ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एट प्रेजेंट आई एम आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट इस्लामाबाद कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में रियल एनालिसिस 1 कोर्स में वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। द रियल नंबर सिस्टम। हम आज के लेक्चर में इसको देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। कोर्स स्टडी करने के बाद इसका आउटकम क्या होगा और फिर हम अपनी कोर्स की स्टडी को स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 से। सो डियर स्टूडेंट्स, इस रियल एनालिसिस 1 में हम रियल नंबर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम ऑर्डर्ड फील्ड्स को स्टडी करेंगे, द फील्ड ऑफ रियल्स को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, यूक्लिडियन स्पेसेस को देखेंगे, न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ नंबर्स को हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड हम थ्योरम्स को अटेम्प्ट करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंसेस को हम डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे। मोनोटोन सीक्वेंसेस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस को हम स्टडी करेंगे। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर्स को हम स्टडी करेंगे। हम सब सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे। देन वी विल गो फॉर लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम्स को अटेम्प्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल गो फॉर द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। हम किसी भी फंक्शन की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करेंगे। हम रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड करेंगे। हम थ्योरम्स कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पर देखेंगे। फंक्शंस जब कॉन्टीन्यूस हम डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी क्या होती है और फिर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देन हम डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को स्टडी करेंगे और इसकी टाइप्स को देखेंगे कि किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। डिसकंटिन्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड को हम स्टडी करेंगे एक्चुअली। फिर हम डिफरेंशिएशंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो ड्राइवेबल होते हैं। ड्राइवेबल एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस पे हमारी स्टडी जाएगी। सो दीज आर द आर्टिकल्स एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स वी विल कवर ड्यूरिंग दिस कोर्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स को हम स्टडी करेंगे एंड देन डियर स्टूडेंट्स हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव्स को चेक करेंगे। फिर हम टेलर्स थ्योरम को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रीमान स्टिल्टेजेस इंटीग्रल को देखेंगे। हम इंटीग्रल्स को देखेंगे, रीमान इंटीग्रल्स और रीमान स्टिल्टेजेस इंटीग्रल्स को हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशंस, एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल्स हम स्टडी करेंगे और इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशंस पर रिजल्ट्स को देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टोटल जो है सिलेबस होगा इस कोर्स के दौरान। सो मेनली हम स्टडी करेंगे रियल नंबर सिस्टम को और रियल नंबर सिस्टम में हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, उन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटीज़ को स्टडी करेंगे, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन से फंक्शंस इंटीग्रेबल होते हैं। हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस और रीमान स्टिल्टेजेस इंटीग्रेबल फंक्शंस को देखेंगे और स्टडी करेंगे। हम सीक्वेंसेस को देखेंगे और उनकी लिमिट्स को चेक करेंगे और उनकी कन्वर्जेंस को स्टडी करेंगे। सो बेसिकली इस कोर्स में डियर स्टूडेंट्स हम रियल नंबर सिस्टम्स और फिर सीक्वेंसेस और फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस
और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स जिनको हम स्टडी करेंगे और फिर इनकी डिटेल में जाएंगे और इनसे रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, वो हैं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक सेट थ्योरेटिक स्टेटमेंट्स। सो जब हम इस कोर्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सेट थ्योरेटिक स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बेसिक सेट थ्योरी ही इसमें हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। डिफाइन द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट को डिफाइन कर सकेंगे, आप सीक्वेंसेस को डिफाइन कर सकेंगे और कॉशी क्राइटेरियन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर प्रूव कर सकेंगे वेरियस थ्योरम्स अबाउट लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस एंड फंक्शंस। सीक्वेंसेस की लिमिट के ऊपर फंक्शंस को आप बेसिक थ्योरम्स को आप प्रूव कर सकेंगे और फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स से रिलेटेड थ्योरम्स को आप प्रूव कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। आप दोनों में डिस्टिंक्शन को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे और बता सकेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रूव कर सकेंगे वेरियस थ्योरम्स अबाउट कंटिन्यूस फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन कर सकेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, प्रूव कर सकेंगे वेरियस थ्योरम्स अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आप डिफाइन कर सकेंगे रीमान इंटीग्रल्स, रीमान सम्स, प्रूव कर सकेंगे वेरियस थ्योरम्स अबाउट रीमान सम्स एंड रीमान इंटीग्रल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मेनली इस सब्जेक्ट को कवर करने के बाद, स्टडी करने के बाद, आप इन रिजल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस रिटेन करते होंगे, आप डिफाइन कर सकेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, सीक्वेंसेस की लिमिट को डिफाइन कर सकेंगे, आप कॉशी क्राइटेरियन के बारे में बता सकेंगे, आप वेरियस थ्योरम्स अबाउट लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस एंड फंक्शंस बता सकेंगे, कंटिन्यूटी के ऊपर रिजल्ट्स प्रूव कर सकेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी में डिफरेंस आप बता सकेंगे, आप फंक्शन के डिफरेंशियल्स फाइंड कर सकेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन आपको डिफाइन कर सकेंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता सकेंगे, इसके फिजिकल मीनिंग भी बता सकेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड कर सकेंगे, आप क्लस्टर पॉइंट्स और अकोमोडेशन पॉइंट्स को डिफाइन कर सकेंगे और प्रूव कर सकेंगे सर्टन थ्योरम्स। फिर आप रीमान सम्स फाइंड कर सकेंगे, रीमान इंटीग्रल्स फाइंड कर सकेंगे और बता सकेंगे कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो रीमान इंटीग्रेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स को स्टडी करने के लिए मैं आपके लिए फॉलोइंग बुक्स को रिकमेंड करता हूँ। आप काइंडली इन बुक्स को कंसल्ट कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पेश आए, अदरवाइज़ भी आपको इन बुक्स में गो थ्रू होना चाहिए। हमारा जो कोर्स होगा वो सेल्फ कंटेंड होगा। मैं बिल्कुल एलिमेंट्री कोर्स लेकर चलूँगा और मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। हम थ्योरम की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, प्रूफ्स को डिस्कस करेंगे और रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैं उन थ्योरम्स की यहाँ पर प्रूफ भी आपके सामने करूँगा और कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। बट स्टिल डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने नॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए इन बुक्स को कंसल्ट करना होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है और सारी दुनिया में इस बुक को कंसल्ट किया जाता है और बेसिक टेक्स्ट बुक कंसीडर की जाती है रियल एनालिसिस के लिए। इस बुक का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस और इसके ऑथर हैं वाल्टर रूडन। ये 3rd एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, वाल्टर रूडन। सेकंड बुक जो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ उस बुक का टाइटल है रियल एनालिसिस और इस बुक के ऑथर हैं रॉयडन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहली बुक के
टाइटल जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, और इसके ऑथर जो हैं वो है वाल्टर रूडन, RUDEN, रूडन। और सेकंड बुक जो है वो है, उसका टाइटल है रियल एनालिसिस, और इसका ऑथर जो है वो राइडन है, ROYDEN, राइडन। और थर्ड बुक जो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। Title of the book is Introduction to Real Analysis, and author of the book is B.S. Vatsa. So this is B.S. Vatsa. So ये 3 बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं डियर स्टूडेंट्स। इन बुक्स को कंसल्ट करना आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इस सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 कोर्स कोड 321 को वेरी कंफर्टेबली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि बुक से किस तरह से रीडिंग की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 1 रियल एनालिसिस 1 कोर्स कोड MTH 321 में हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर की आउटलाइंस ये होंगी डियर स्टूडेंट्स। In this lecture we will study, dear students, real numbers on the real line. So ये मेनली हम आज स्टडी करेंगे। फिर बाउंडेड सेट्स को डिफाइन करेंगे, अपर बाउंड ऑफ ए सेट डिफाइन करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ ए सेट डिफाइन करेंगे, फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट डिफाइन करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट डिफाइन करेंगे, जिसे हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट भी कहते हैं। सो बाउंडेड सेट को हम डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट हम लेकर चलेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, एंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि क्या होती है। हम डिफाइन करेंगे लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स ऑन द रियल लाइन स्टडी करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, हम बाउंडेड सेट्स को डिफाइन करेंगे, उनको अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स उसकी देखेंगे, और फिर हम एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट्स की डिफाइन करेंगे, जिन्हें हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी कहते हैं। हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। हम लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को चेक करेंगे, और आने वाले सेकंड लेक्चर में हम फिर इससे रिलेटेड थ्योरम्स को करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सम एग्जांपल्स को साथ साथ ट्राई करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर, हम रियल नंबर्स को डिफाइन करने लगे हैं और उसकी क्लासिफिकेशन को करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आर के साथ रियल नंबर सिस्टम को, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम आर के साथ डिनोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक रियल लाइन लेते हैं। इस रियल लाइन में डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। हम इसके सेंटर में एक पॉइंट को लोकेट करते हैं और इस पॉइंट को हम 0 के साथ डिनोट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ओरिजिन O और 0 ले लेते हैं और हम एक यूनिट डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। ऑन द राइट ऑफ दिस 0, उस यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं और उसको हम 1 के साथ डिनोट करते हैं। हम इस 1 से उतना ही यूनिट डिस्टेंस राइट को और लेते हैं और इस पॉइंट को हम 2 के साथ डिनोट करते हैं, और इतना ही यूनिट डिस्टेंस हम और टू द राइट लेते हैं और इस पॉइंट को हम 3 के साथ डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन and so on and so on. Similarly, dear students,
हम इसकी लेफ्ट साइड पर भी इतना ही डिस्टेंस लेते हैं और इसको -1 के साथ डिनोट करते हैं। इतना ही डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ दिस -1 लेते हैं और इसको -2 के साथ डिनोट करते हैं, और इतना ही डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस, इसकी लेफ्ट साइड पर लेते हैं -2 की और इसे -3 के साथ डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नंबर इस लाइन के ऊपर डिपिक्ट किए हैं, इन नंबर्स में से जो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इट गोज अप टू इंफिनिटी। ओके, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मैं इस जगह पे मेंशन करता हूं नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जब सेट की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो हम इसे इस सिंबल n के साथ राइट डाउन करते हैं, और सेट नोटेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी काउंट शुरू होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। सो ऑन के लिए 3 डॉट्स लगाना सफिशिएंट होता है, जो कि बताता है कि एंड गोइंग ऑन। सो दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स जो हैं वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। सो डियर स्टूडेंट, इस बात को हम यूं लिखते हैं कि 0 is not member of the set of natural numbers, right? Whereas 1 is member of the set of natural numbers, right dear students? And 2 is a member of the set of natural numbers, and so on and so forth. Dear students, सेकेंड चीज हम इसमें ये नोट करते हैं कि एक हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। इसको हम यूजली W के साथ डिनोट करते हैं, और इसकी काउंट स्टार्ट होती है 0 से। 0, 1, 2, 3 and so on. So this is the set of whole numbers, my dear students. आप नोटिस कर सकते हैं कि 0 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स का मेंबर है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मेंबर नहीं है। 1 जो है वो भी सेट ऑफ होल नंबर्स का भी मेंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी मेंबर है। इस जगह पर हमने नोटिस किया कि सेट ऑफ होल नंबर में एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ज्यादा है, और वो एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स कौन सा है? वो 0 है। 0 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स का मेंबर है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मेंबर नहीं है। तो हम इस जगह से इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, it is a subset of the set of whole numbers, right dear students? Dear students, set of negative integers, set of negative integers, वो सेट है हमारे पास -1, -2, -3 and so on. This is a set of negative integers. Okay? फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
डियर स्टूडेंट्स, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 and so on. These are non-negative integers, and you can notice that this is a set of whole numbers. Okay, these are non-negative integers. 0 is a non-negative integer, 1 is integer, 2 is integer, 3 is integer, -1 is integer. So set of all integers, set of all integers is equal to, dear students, 0 plus and -1 plus and -2 plus and -3 and so on. Dear students, हम इसको आम तौर पर Z के साथ डिनोट करते हैं. This is set of all integers. These are all integers, positive integers as well as negative integers as well as 0, the non-negative integer. Okay, so this is the set of all integers. Okay, dear students, in integers के दरमियान हमारे पास और भी बहुत सारे numbers available हैं. For example, dear students, मैं अगर आपके लिए हम एक दफ़ा दोबारा अगर हम इस रियल लाइन को लें, this goes to infinity, and on this side this goes to -infinity. Here we have 0, here we have 1, here we have 2, here we have 3, and here we have, you know, it is equal to -1 and then -2 and -3. ये यूनिट डिस्टेंस हमने फिक्स किया है. डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी नंबर मैंने इस लाइन के ऊपर डिपिक्ट किए हैं, इन नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं. इन नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. अगर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस 0, 1, ये जो यूनिट इंटरवल है, ये जो यूनिट डिस्टेंस है, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मेरे पास ये जो पॉइंट आता है, इस नंबर को अगर मैं 1/2 और +1/2 करता हूं तो मेरे पास ये यूनिट डिस्टेंस बनता है. सो दिस इज हाफ ऑफ दिस यूनिट डिस्टेंस. दिस इज डिनोटेड बाय 1/2. अब ये जो नंबर 1/2 है, दिस इज नॉट एन इंटीजर. ओके, अगर मैं इसको फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में इस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये जो मेरे पास पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय 1/4. राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, इसको फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो मिड पॉइंट आएगा, दिस मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू 1/8 एंड स्टिल गोइंग ऑन. राइट डियर स्टूडेंट्स, स्टिल गोइंग ऑन. अगर मैं इस लेफ्ट साइड पर इस यूनिट डिस्टेंस को लेफ्ट साइड पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 0 की जो लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा -1/2 आएगा. राइट, अगर इसे फर्दर डिवाइड करूंगा तो -1/4 आएगा, एंड फर्दर डिवाइड करूंगा तो -1/8 आएगा, एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स, ये जो नंबर्स मैं राइट डाउन कर रहा हूं, ये नंबर इंटीजर्स नहीं हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स आ रहे हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आ रहे हैं. डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉइंट को डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस 1 में ऐड कर रहा हूंगा 1/2 को. राइट, हियर आई डू 1 प्लस हाफ मैं मजीद ऐड कर रहा हूंगा इसमें. जब हाफ ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम, डियर स्टूडेंट्स,
3/2, right? So this point is 3/2. ओके, अगर मैं 2 में हाफ को ऐड करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 में फिर हाफ को ऐड करूंगा, बिकॉज दिस इज हाफ, ओके, दिस हाफ, जब हाफ को ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम 5/2, राइट डियर स्टूडेंट्स? दिस पॉइंट विल बिकम 5/2, ओके। और लेफ्ट साइड पर अगर जाऊंगा तो इस जगह पर जो पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट, आप खूब बता सकते हैं कि -1/2 में मैंने -1/2 और किया है, तो इट विल बी इक्वल टू -3/2। एंड सिमिलरली इस जगह पर -2 में मैंने -1/2 फॉर, जब लेफ्ट को मूव करेंगे तो माइनस होगा, जब राइट को मूव करेंगे तो प्लस होगा। सो ये चीज हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है, इसकी लोकेशन -5/2 बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले नंबर्स जो मैं इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फ्रैक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट, इसको हम डिनोट करते हैं Q के साथ, ओके। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज ए सेट ऑफ द एलिमेंट्स P/Q where PQ belongs to Z. It means they are integers. Z, Q is not equal to 0, and they are in their simplest form. They are in their simplest form, that is greatest common divisor between P and Q is equal to 1. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। दिस इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जिसके नंबर्स P/Q की फॉर्म के होते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स होते हैं। 1 इंटीजर, 8 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। तो हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। Where P and Q are integers, Z is the set of all integers. अब set of all integer में 0 भी इंक्लूडेड होता है। डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो तो फिर ये नंबर अनडिफाइंड है, इट इज नो मोर रैशनल नंबर, ये फिर रैशनल नंबर नहीं है। हम रैशनल नंबर में ये बता रहे हैं कि इसके नंबर्स की फॉर्मेशन P/Q टाइप की होगी, जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होगा। सपोज मैं कहता हूं 4/2, तो 4/2 में 2 कॉमन डिवाइजर है। एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 2/1, ओके। सो दिस इज 2/1, दिस इज नॉट इक्वल टू 4/2, तो 2/1 की फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 1 का कॉमन डिवाइजर चूंकि 1 है, लिहाजा ये मेरे पास नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा, ओके। सपोज 2/4, okay, so it will become into the form 1/2, therefore this is a rational number. हम इसको always simplest form में लेकर आया करेंगे, और simplest form में उस एक्सप्रेशन को हम simplest form में रैशनल नंबर उसको बोलेंगे, राइट। सो इनका कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए। जब कॉमन डिवाइजर 1 होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, राइट। दोनों इवन नहीं होंगे, ओके, दोनों इवन नहीं होंगे जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, राइट। 5/3 इज ओके, इट इज ए रैशनल नंबर।
3 by 5, okay, it is a rational number because it is of the form P over Q, right? 7 by 9, it is okay. It is a rational number because they have the greatest common divisor is 1. Okay, 9 by 7, it is okay. It is a rational number, and so on and so forth. So this is a set of all rational numbers. Set of all rational number is denoted by Q. The elements are of the form P over Q, where P and Q are integers. Q is not equal to 0, and their greatest common divisor is 1. GCD, greatest common divisor, is equal to 1. So डियर स्टूडेंट्स, इस रियल लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स के दरमियान हमारे पास नंबर्स पड़े हुए हैं जिनको हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं. डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कर सकते हैं कि तमाम के तमाम आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स are rational numbers. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 कैन बी रिटन एज 2 by 1. Okay, so this is of the form P by Q. This is of the form P by Q. PQ are integers. Q is not equal to 0, and GCD of PQ is equal to 1. Right, dear students? So this is an integer which is a rational number as well. Like 3 can be written as 3 by 1. Okay, so this is of the form P by Q. PQ are integers. Q is not equal to 0, and PQ is equal to 1. In this case, dear student, P is 3 and Q is 1, and so on and so forth. Suppose minus 3, which can be written as 3 over minus 1, say. Okay, so this is equal to P over Q, where PQ are integers and Q is not equal to 0, and their GCD is 1. Greatest common divisor is 1. So this is, all integers are rational numbers. But dear students, a rational number may not be an integer. Rational number may not be an integer. For example, like 3 by 2 is a rational number, but not an integer. Right, dear student? This is a rational number, but it is not an integer. So all integers are rational numbers, but rational numbers may not be integers. You have to remember it, that rational numbers may not be integers. Dear student, you can also note that a rational number can be expressed in decimal form as well. Okay, for example, dear students,
1 by 2 is equal to 0.5. Okay, so this is decimal notation of a rational number. This is a decimal notation of a rational number. For example, 1 by 3 is equal to 0.3333 and still going on. Okay, for example, three by 2 is equal to 1.5. Okay, so this is a decimal notation of a rational number. This is a decimal notation of a rational number. This is a decimal notation of a rational number, and so on and so forth. So dear students, if I write the rational number which is of the form P over Q in its decimal form, so then after the decimal there exists finite number of digits and the expression terminates, or there exists infinite number of terms after the decimal, but the integers are repeated. Dear students, अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दो सूरतें डेवलप होती हैं. एक ये कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है. मैं रिपीट करता हूं आपके लिए कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है. या ये होता है कि अगर एक्सप्रेशन टर्मिनेट ना करे तो वो जो डिजिट्स हैं वो किसी साइक्लिक रेपिटेशन में अकर करते हैं. ठीक है, वो रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड एक्सप्रेशन आफ्टर द डेसिमल द डिजिट्स अपीयर into the repeated non-terminating expression. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.33333333 एंड सो ऑन डेसिमल के बाद ये रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है. अगर किसी जगह पर 3.7521 7521 7521 एंड सो ऑन, तो इसमें डेसिमल के बाद ये एक्सप्रेशन 7521 7521 7521 ये साइक्लिक रेपिटेशन है, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है. ये क्या है? रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, अगर ये रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग हो या डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयर करें और एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाए. ओके, डेसिमल के बाद सपोज 5.297831. ओके, फिनिश. दिस इज terminating expression. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स देता है और उसके बाद एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है. एक बात, और अगर डेसिमल के बाद एक्सप्रेशन टर्मिनेट ना करे तो वो रिपीट करता है, किसी भी साइकिल के ऊपर रिपीट करता है, यानी साइक्लिक रेपिटेशन होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम राइट डाउन करते हैं. Dear students,
हम इन डेसिमल एक्सप्रेशन में जब किसी भी रैशनल नंबर को लिखेंगे तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयर करेंगे और फिर एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाएगा। दूसरी सूरत में ये होगा कि डेसिमल के बाद रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन आएगा, यानी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट करेंगे और टर्मिनेट नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस बात को यूं लिख सकते हैं, हम इसको यूं राइट करेंगे, द रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। आफ्टर द डेसिमल either there exists finite number of digits or repeated non-terminating expression will appear. So dear students, if we write the rational number in terms of decimal expression, if we write the rational number in terms of decimal form, then after the decimal either there will be finite number of digits and the expression will terminate, or there will be repeated, this repeated is important, repeated non-terminating expression. Right, dear students? Example 3.7921 is a rational number. Right, dear students? Number 2, 4.832, 832, 832 and so on is a rational number. Why it is a rational number, dear students? Because according to our definition, after the decimal, the expression is repeated non-terminating, and here 3.7921, after the decimal there is a terminating expression. Although ये repeat नहीं कर रहे लेकिन terminate कर रहा है. डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आते हैं और एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है। दूसरे केस में 4.321, 321, 321 ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड एक्सप्रेशन आ जाता है, तो ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रिकॉल कीजिए कि रैशनल नंबर्स को या तो हम P ओवर Q की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, P ओवर Q की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे, इन Q 0 नहीं होगा और P Q के दरमियान जो कॉमन डिवाइजर होगा वो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 1 होगा।
तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। और अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या दिया हुआ नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में होगा तो हम दो बातों को चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक बात सेटिस्फाई होती होगी तो हम ये बता सकेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है। वो दो बातें ये हैं कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सप्रेशन में अपीयर करेंगे और एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। और अगर डेसिमल के बाद हमारे पास नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन आएगा तो तब भी नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर्स को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, राइट डियर स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स को हम इस टाइप के क्यू प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ द फॉर्म which are not actually rational numbers are called irrational numbers, right? Okay, numbers which are not rational numbers are called irrational numbers. Okay, those numbers which are not rational numbers are called, which are not rational numbers okay, which are not rational numbers are called irrational. Those numbers which are not rational numbers are called irrational numbers. Okay, so it denoted by q dash. It means कि इनका एक्सप्रेशन सपोज 2.341298117 and so on. So you can notice that the decimal expression of a number, it is on the real line. The decimal expression of this number is non-repeated, non-terminating. This is non-repeated and non-terminating. Therefore, ऐसे नंबर जो ये रैशनल नहीं है, देन इट इज एन इरेशनल नंबर. इट इज नॉट इंटीजर, इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग. सो ये रैशनल नंबर नहीं है. और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर इस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, square root 5, square root minus 5, plus minus square root 7 and square root 8, square root 10, square root 11 and so on. These numbers are irrational numbers. These are irrational numbers. Dear students, irrational numbers भी रियल लाइन, ये भी रियल नंबर्स होते हैं. ओके, ये भी रियल लाइन के ऊपर लाई करते हैं. ये जो हमने लाइन डिफाइन की है ये भी उसके ऊपर लाई करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स इस आर से डिनोट करते हैं और ये रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स,
Yet together, rational as well as irrational, they together form the set of real numbers. They together form the set of real numbers. All the real numbers can be depicted on the real line. Okay, dear students. Okay, dear students, this line is called real line. This line is called real line, dear students. This line is called real line. This is 0, this is 1 as we know, 2, 3 and going up to infinity, and -1 and -2 and -3 and going up to minus infinity. This is called real line. This is called real line. All the numbers lying on the real line are called real numbers. All the numbers lying on the real line are called real numbers. डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट रियल एनालिसिस में हम इन रियल नंबर्स को ही स्टडी करेंगे. ओके वो नंबर्स जो इस रियल लाइन के ऊपर लाई करते होंगे. ये हमारे पास इन जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, set of all integers, rational numbers, irrational numbers, and then we notice that real numbers जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर दोनों जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, और फिर हमने फर्दर ये भी नोटिस किया, अगर आप देखें हमारे पास, अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं ये रैशनल, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में चेंज होते हैं, दो बराबर. फिर ये चीज़ फर्दर this is rational numbers. Integers
नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं दिस इज negative integers and non-negative integers. And non-negative. Okay, so this is the bifurcation of numbers in the real number system. Okay, dear students, हम अपर बाउंड ऑफ ए सेट डिफाइन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, ए नंबर बीटा belonging R is called upper bound of the set S if X is less than or equal to beta for every X belonging S. ओके अगर सेट S का हर एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू बीटा हो तो देन दिस बीटा इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सेट S. ओके अपर बाउंड जो है वो किसी सेट की होती है, इस सेट S की अपर बाउंड बीटा होगी बशर्ते कि इस सेट का हर एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू बीटा हो. ओके सो दिस नंबर बीटा बिलोंगिंग आर विच इज ए रियल नंबर, जब बीटा बिलोंगिंग आर है तो इट मीन्स इट इज ए रियल नंबर, is called upper bound of the set S if X is less than or equal to beta for every X belongs to S. Okay, the set S is called bounded above set. In this case, the set S is called bounded above by beta. Okay, for example, dear student, let S is equal to say 0, -1, -2, -3 and so on. So you can notice that X is less than or equal to 1 for each X belonging S. Okay, so this implies 1 is an upper bound of the set S. राइट डियर स्टूडेंट, आप देखें कि 0 भी लेस देन 1 है, -1 भी लेस देन 1 है, -2 एंड -3 एंड सो ऑन. इस S के तमाम एलिमेंट्स, इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो -1 से लेस हैं. सो -1 इस सेट की अपर बाउंड है और ये सेट S जो है ये बाउंडेड अबव बाय 1 है. अगेन आप ये भी देखिए कि X इज less than or equal to -2 for all X belongs to S. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 is an upper bound of S.
राइट, 2 भी इसकी अपर बाउंड है। डियर स्टूडेंट 1 भी इस सेट की अपर बाउंड है। दिस सेट एस इसकी 1 अपर बाउंड है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एस इज लेस देन इक्वल टू 1, सो 1 इज अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो दोबारा डियर स्टूडेंट हमने देखा कि इस सेट का हर एलिमेंट 2 से भी लेस है, सो अगेन 2 इज अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। डियर स्टूडेंट 3 भी इसकी अपर बाउंड है, 4 भी इसकी अपर बाउंड है। डियर स्टूडेंट्स 0 भी इसकी अपर बाउंड है। ओके, यू कैन नोटिस डियर स्टूडेंट, notice that x is less than or equal to 0 for all x belongs to s। चूंकि तमाम एलिमेंट्स 0 से लेस हैं लेकिन 0 0 के इक्वल है, सो आइदर लेस और इक्वल टू दिस 0, सो दिस implies 0 is also an upper bound of the set S। डियर स्टूडेंट्स हमने नोट किया कि द सेट S can have more than one upper bounds। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने नोटिस किया कि इसकी एक से ज़्यादा अपर बाउंड्स हो सकती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। मैं लेट S इज इक्वल टू say 0, 1, 2 and so on. So in this case, dear students, we cannot find any beta belonging R for which x becomes less than or equal to beta for every x belonging S। राइट डियर स्टूडेंट, अगर मैं S इसको कंसीडर कर लूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप नोटिस कीजिए कि मैं कोई ऐसा बीटा नहीं फाइंड कर सकता जो इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर हो। इस सेट का गोया कि हर एलिमेंट लेस देन बीटा हो। मैं कोई ऐसा रियल नंबर बीटा फाइंड नहीं कर सकता जो इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर हो या इस सेट का हर एलिमेंट लेस देन बीटा हो। तो दिस इंप्लाइज S is not bounded above। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो पहली एग्जांपल में हमने देखा कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसकी एक से ज्यादा अपर बाउंड्स हो सकती हैं, और दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि जरूरी नहीं कि हर सेट बाउंडेड अबव हो, जैसा कि ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन, लेट S बी ए सबसेट ऑफ R, a number means real number, a number beta belonging R is called least upper bound of the set
एस इफ ये दो बातें होल्ड करती हूँ। पहली बात ये कि x इज लेस देन और इक्वल टू बीटा फॉर ईच x बिलोंग्स टू s। गोया कि ये बीटा इस सेट की अपर बाउंड हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इट मीन्स कि दिस बीटा इज अपर बाउंड ऑफ द सेट s। और नंबर 2, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बीटा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। ये इतनी छोटी अपर बाउंड है, दिस बीटा इतनी छोटी अपर बाउंड है कि अगर इस बीटा में से हम एक नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी भी बाहर निकाल लें, यानी बीटा माइनस एप्सिलॉन जो है ये इसकी अपर बाउंड ना रहे, तो सबसे छोटी इस सेट की सबसे छोटी अपर बाउंड को लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। इस सेट की सबसे छोटी अपर बाउंड को लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। जब ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर इस बीटा को हम लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई लीस्ट अपर बाउंड of s is equal to beta. Okay, note number 1, least upper bound of a set is also called supremum of the set and is denoted by सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू बीटा। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम ऑफ द सेट भी कहते हैं। नंबर 2, लीस्ट अपर बाउंड of a set if exists is यूनिक। अगर किसी सेट की लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, एक ही होगी। जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि किसी सेट की अपर बाउंड जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट s इज इक्वल टू say 0, 1 open interval, then least upper bound of s is equal to 1, जिसको हम सुप्रीमम ऑफ s भी कहते हैं, SUP ऑफ s भी कहते हैं। और ये इसकी लीस्ट अपर बाउंड है। क्यों? बिकॉज x is less than or equal to 1 for each x belongs to s. Okay, and 1 minus epsilon is not an upper bound of s. Right, dear students? Dear students, इसमें 1 इसकी लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट की।
डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट s इज इक्वल टू 0, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. Okay, so dear students, you can notice that each x is less than or equal to 0 for each x belongs to S. This implies 0 is upper bound of S, and you can notice that 0 minus epsilon is not an upper bound of S. Dear students, ये याद रखें कि epsilon is always greater than 0, right? नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी. चूंकि 0 माइनस एप्सिलॉन एटलीस्ट 0 से तो बड़ा नहीं है ना, तो अपर बाउंड होने के लिए इसकी हर एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए. तो 0 माइनस एप्सिलॉन इस सेट की अपर बाउंड नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम ये 0 से तो बड़ा नहीं है ना. ओके, इस सेट का एलिमेंट है 0 और ये अपर बाउंड नहीं रहता. सो दिस इम्प्लाइज, इस सूरत में लीस्ट अपर बाउंड LUB, लीस्ट अपर बाउंड of S is equal to 0, which, and this belongs to the set. Okay, this is also called supremum of S. Okay, this belongs to 0. अगर आप previous case में देखें तो least upper bound of this set was 1, और इस जगह पर dear students आपने देखा कि इसकी जो least upper bound है, इस जगह पर इस सेट की जो लीस्ट अपर बाउंड है 1, वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रही. ओके, इस जगह पर इसकी लीस्ट अपर बाउंड इसको बिलोंग कर रही है. तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी सेट की अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो यूनिक होती है, और दूसरा ये कि मुमकिन है कि वो लीस्ट अपर बाउंड उस सेट को बिलोंग करती हो, और ये भी मुमकिन है कि वो लीस्ट अपर बाउंड उस सेट को बिलोंग ना करती हो. सो डियर स्टूडेंट, इस जगह पर हम इसको नोट करते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड of a set, if exists, may belong to that set or may not belong to that set. Right, dear students? Dear students, आज के इस लेक्चर में हमने रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को डिपिक्ट किया. हमने देखा कि उन नंबर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं. हमने नेचुरल नंबर्स लिए, हमने होल नंबर्स लिए, हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया, हमने इररेशनल नंबर्स को डिस्कस किया, और इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं. और ये सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं, इनको रियल लाइन के ऊपर डिपिक्ट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट, हमने बाउंडेड अबव सेट को डिफ़ाइन किया, और हमने लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट को डिफ़ाइन किया. और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट जो है, जिसको हम सुप्रीमम ऑफ द सेट भी कहते हैं, हमने नोटिस किया कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो ये यूनिक होती है. अपर बाउंड किसी भी सेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं अगर एग्जिस्ट करें. ये भी हो सकता है कि किसी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे. जब एग्जिस्ट करेगी तो उस सेट को बाउंडेड अबव कहेंगे, और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा. अगर किसी सेट की लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो वो हमेशा यूनिक होगी. और हमने ये भी देखा कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट अगर एग्जिस्ट करे तो मुमकिन है कि वो लीस्ट अपर बाउंड वापस उसी सेट को बिलोंग करती हो. ये भी मुमकिन है कि लीस्ट अपर बाउंड
उस सेट को बिलोंग ना करती हो। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आप इस लेक्चर को केयरफुली पढ़ें, स्टडी करें और अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच।